प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिनेश जी, पतंगे उड़ाना और आसमान छूने के सपने देखना दोनों एक सी ही बात है। तो आपको मास्टर काइटमैन न कहकर अगर हम मास्टर ड्रीमर कहें तो? मेरा बचपन से ख्वाब रहा है पतंगों के साथ उड़ने का, और या किसी उड़ती हुई चिड़िया को देख के ये ख्वाहिश कि मेरे भी ऐसे पर होते, वो ख्वाहिश मेरी पतंगों के थ्रू पूरी हुई। अच्छा, तो फिर आप गोया कि मास्टर काइटमैन ही कहे जाएंगे? दुनिया के 120 मुल्कों में पतंग उड़ाने के बाद, सब जगह के पतंग के एक्सपर्ट से मिलने के बाद, मैंने सारी दुनिया की पतंगों को उड़ाने के लिए जब किया तो वहाँ पे मुझको अमेरिकन काइट फ्लाई एसोसिएशन ने मास्टर काइटमैन का टाइटल दिया। वैसे शौक़ आपका ये बचपन से ही है, तो बचपन में आपके बुज़ुर्गों को कभी आपके इस शौक़ पे एतराज़ नहीं हुआ? एतराज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए हमारी घर की छत पे एक कमरा था जहाँ पे पतंगों की ट्रॉफ़ी रखी जाती थी। उसमें बेसिक क्वालिफ़िकेशन ये है कि पतंग आपको उड़ानी आनी चाहिए। तो इस शौक़ को अपना पेशा बनाने का आपने कैसे सोचा? मैंने पेशा नहीं बनाया, खुद ब खुद बन गया। न्यूयॉर्क में जब मैं पहुंचा तो जैसे रोज़ पतंग उड़ाता हूँ उसी के हिसाब से पतंग उड़ाने गया पार्क में, तो पता चला वहाँ 100 साल पुराना कानून है कि आप पतंग नहीं उड़ा सकते। तो मुझे वहाँ पे टिकट मिला उस पतंग उड़ाने की वजह से। और मैंने वहाँ पे लोगों को देखा वो पतंग उड़ा रहे बड़े परेशानी से, बड़ी मुश्किलों से। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। मैंने रोक के पूछा, भाई क्या पतंग उड़ाने में कोई परेशानी है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है हवा बहुत तेज़ चलती है और जगह नहीं है, तो हमको दौड़ना पड़ता है, उसमें बड़ी दुम लगानी पड़ती है पतंग में। और हिंदुस्तानी पतंग में जो है वहीं खड़े खड़े आप उसको ठुमकी दे के सीधे ऊपर उड़ा दीजिए। तो वहाँ पे पतंग उड़ाने का जो है आपको एयरोडायनामिक इंजीनियर होना ज़रूरी है। हर चीज़ जो है टेक्निकल है, उसमें हिसाब किताब जो भी है। और यहाँ पे हमने पतंग जो उड़ाई तो शौक़ से बचपन में, और लोगों से वो हमारे अपनी पर्सनल भावनाओं का सिलसिला था उसमें जी। तो उसकी वजह से अमेरिका में पतंग उड़ाने के लिए एक ख़ास तकनीक सीखनी पड़ती है, लेकिन अपने देश में तो ऐसा नहीं है। अपने देश में तो गली कूचे में भी बच्चे पतंग उड़ाते चलते हैं। तो आपसे एक बहुत बेसिक सा सवाल मैं पूछना चाहती थी, ये पतंगे उड़ती कैसे हैं? सबसे पहले जो पतंग उड़ी वो चिड़ियों को देख के आदमी ने ख्वाहिश करी कि उसके भी पास काश पार होते पतंग उतर उड़ सकता। उसको करने के लिए सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने, जो कि जहाज़ों के हवाई जहाज़ों के इन्वेंटर थे, उन्होंने सबसे पहले एक पतंग बनाई जहाज़ के शेप में और उसको अनस्टेबल करके जहाज़ बनाया। तो अब भी जो है जो बेसिक एयरोडायनामिक्स काइट फ्लाइंग की है इज़ बेस्ड ऑन बर्ड्स wings, just like the birds flaps their wing in the gain altitude and when they drop their wings they come down. तो ज़्यादातर वो जो है चिड़ियों के जैसे उड़ने के तरीके से बेस्ड है। तो यहाँ अमेरिका में इससे सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र वगैरह भी कुछ है जहाँ पतंगे उड़ाना सिखाते हैं? हर स्टेटों में काइट एसोसिएशन है। हम लोग की इंटरनेशनल अमेरिकन काइट फ्लाई एसोसिएशन, जिसमें 42 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी मैगज़ीन है, पब्लिश होती है, हर साल न्यूज़ आती है। 3000 करीब काइट फेस्टिवल पूरे कंट्री में होते हैं, और उसके अलावा काइट ओलंपिक्स होती हैं हर कंट्री में हर साल अलग। तो पतंगबाजी जैसे अपने यहाँ तो बच्चों का खेल है, अमेरिका में क्या वैसा नहीं है? अमेरिका में बच्चों का खेल था, लेकिन पिछले 17-18 साल जब से मैं वहाँ पे हूँ, उसको मैंने कोशिश करी है कि बड़े पैमाने पे और ख़ास तौर से पतंगबाजी की जो यहाँ पे है, जिसमें ज़्यादातर बड़े लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो 90% पतंगे जो हैं वो बड़े लोग उड़ाते हैं। अमेरिका में जिस तरह की पतंगे उड़ाई जाती हैं, उस तरह की पतंगे अपने देश में क्यों नहीं दिखाई देती? अभी यहाँ पे इसका इतना प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। लोग वहाँ पे जो हिंदुस्तान के लोग पतंगे देखते हैं। ज़्यादातर जो है जोग्राफिक कंडीशन की वजह से है, हवा ज़्यादा तेज़ नहीं चलती। हम लोग यहाँ समुद्री किनारे पर तो हवा तेज़ होती है, चलती है, लेकिन कुछ कम टाइम के लिए। वहाँ पे 12 महीने मेरे ख्याल में एवरेज विंड 20-30 मील रफ्तार से चलती है। जब बर्फ़ का मौसम, जब बर्फ़ गिरते हैं या जब मौसम ख़राब होता है, वैसे मौसम में तो पतंगे नहीं उड़ाते होंगे वहाँ पर?
मैंने कोशिश करी है उसके लिए, और मैंने उसको साबित करने के लिए वहाँ पे जैसे पतंग उड़ाने के लिए मैंने बताया था आपको कि दौड़ना पड़ता है पतंग को लेके और बड़ी लंबी धूम लगानी पड़ती है। तो उसमें तीसरी चीज़ जो थी कि हवा बहुत तेज़ चाहिए। तो उसको बताने के लिए मैंने और ये साबित करने के लिए कि एयर डायनेमिक्स जो है खाली पतंगों को उड़ाने की ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़्यादातर जज्बात से काम लिया जाता है। मैंने एक होटल लॉबी के अंदर हाइट रीजेंसी में 3.5 घंटे तक पतंग उड़ाई। अंदर लॉबी में मतलब बाहर ओपन में नहीं? इनक्लोज। ऐसा कैसे हो सकता है? यही पॉइंट प्रूव करने के लिए कि पतंग उड़ाने के लिए एयर डायनेमिक इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें आपकी फीलिंग्स ज़्यादा हों। और जितने पतंग बनाने वाले हिंदुस्तान में हो, कोई भी जो पतंग बनाते हैं तो उसमें पतंगबाजी बताने में उनको कोई किसी तरह का स्केल नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। उनको मालूम है कि पतंग जो उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। तो क्या फ़र्क क्या होता है? यहाँ की पतंगें जिस तरह की होती हैं वो कागज़ की बनी होती हैं, वहाँ की पतंगें किस चीज़ की बनती हैं? वहाँ पे भी सबसे पहले पतंग अमेरिकन जो अपनी पतंग की तरह होती है, थोड़ी सी लंबाई ज़रा ज़्यादा होती है इसकी, वो भी कागज़ी की बनती थी। लेकिन वहाँ पे जब पतंगें बननी शुरू हुई और सब दुनिया के मुल्कों की पतंगों का एक्सपोजर हुआ, तो मैंने पतंगों को रीडिज़ाइन किया नायलॉन में। अब जो है 60% पतंगें हम लोगों की नायलॉन की बनी होती हैं। एंड सबसे छोटी पतंग मैंने बनाई है अब तक 2 इंच की। 2 इंच की? जी, जो म्यूज़ियम है वहाँ पे एग्जिबिशन है स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में। और उसके बाद सबसे बड़ी पतंग मैंने जो उड़ाई है वो 1500 स्क्वायर फुट करीब की है। 1500 स्क्वायर फुट? जी। तो वो बनाने में कितना वक्त लगा होगा? उसमें सिलाई में काफ़ी टाइम लगता है, मेरे ख्याल में 2-3 महीने करीब लगते हैं। एंड उसके लिए ₹1,00,000 के ऊपर कीमत है। ₹1,00,000 एक पतंग की जी। कीमत? वैसे पतंग लोग खरीदते भी हैं वहाँ, या म्यूज़ियम पीसी होती है, या? हम लोगों ने पतंगों की पहली सबसे दुकान अमेरिका में खोली थी 1964 में, और उसके बाद से इस वक्त अमेरिका में 7,000 पतंगों की दुकानें हैं जो सिर्फ पतंग बेचती हैं। और उसमें जो है पतंग की $1 से शुरू होकर 700-800 हज़ार डॉलर तक जाती हैं, और उसमें एवरेज पतंग की कॉस्ट करीब $15। दिनेश जी, मैंने सुना है कि अमेरिका में जो पतंग उड़ाते हैं वो सिर्फ शौकिया या सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, लेकिन इससे एक तरह का एक्सरसाइज भी मिलता है, इसलिए उड़ाते हैं। क्या ये सच है? जी, मेन उसमें जो है कि अमेरिका में हर चीज़ के अंदर कोई भी खेल होता है उसमें पावर्स का इस्तेमाल होता है। तो पतंगे जब लोग उड़ाते हैं तो उनको चाहिए कि उनको कोई खींच के ले जाए पतंग के ज़ोर से, इतनी तेज़ पतंग होनी चाहिए। उसके लिए ख़ास तौर से नायलॉन डोर इस्तेमाल करी जाती हैं। और इस वक्त जो सबसे पॉपुलर पतंग है वहाँ पे उसको स्टंट काइट हम लोग कहते हैं। उसमें आप सीरीज़ ऑफ काइट को जो एक साथ उड़ा सकते हैं 15-20 पतंग। उनका एवरेज पुल करीब होता है 150-200 पाउंड। दिनेश जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि 1899 और 1902 के बोअर वॉर में पतंग के साथ लोग सैनिकों को ऊपर भेजते थे ताकि वे दुश्मनों का पता लगा सकें वे कहाँ छुपे हैं और क्या है। और इसी वजह से फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पतंगबाजी को बिल्कुल ही ख़त्म बंद कर दिया गया था। क्या ऐसा संभव है कि पतंग के साथ आदमी को भी ऊपर भेजा जा सके? आदमी को उड़ाने की पतंगें होती हैं, हैंड ग्लाइडर कहते हैं, काफ़ी बड़ी। यहाँ पे तिब्बत में उनका इस्तेमाल दिखाया गया है। पतंगबाजी ख़ास तौर से बुद्धिस्ट रिलीजन की वजह से हिंदुस्तान आई थी। हमारी हिंदुस्तानी बेसिक पतंग जो है नागासाकी फाइटर की कॉपी है। और हैंड ग्लाइडिंग 60s में वहाँ काफ़ी पॉपुलर हुआ, उसमें लोग ट्रैवल कर सकते हैं उस पर। पतंगों के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं, और जिस वजह से उन्होंने बैन करा था वो उसमें फ्रांस की एक पतंग होती थी, दे वर कॉल्ड फ्रेंच मिलिट्री काइट्स, और उनको जो है वो टारगेट शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पतंगों के ऊपर टारगेट बना के उसको शूट करने के लिए एयर में जहाज़ों को वो पतंगें बनाई गई, इसलिए बैन किया गया था। बट पतंगे काफ़ी कम्युनिकेशन में उसका इस्तेमाल होता है। वेदर इक्विपमेंट को लिफ्ट करते हैं वेट में, आप मछली पकड़ सकते हैं पतंग के साथ हवा में उड़ सकते हैं, और पतंगों के साथ फोटोग्राफी करी जाती है। और मैंने सुना है पतंगों के साथ पुल भी बांधे जाते थे। जी, एक तरफ से लोगों ने पतंग दूसरी तरफ फेंका और दूसरी तरफ से लोगों ने इधर पतंग फेंका, और उनकी जो डोर हुई उसे बांधकर फिर पुल बनाया जाता था। और काफ़ी इसमें अलग अलग तरीके, यूरोप में ख़ास तौर से काफ़ी इनके अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं। पतंगों का बेसिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल काफ़ी हुआ था, और बड़े बड़े साइंटिस्ट जितने हुए हैं उन्होंने पतंगबाजी को काफ़ी ज़ोर दिया। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने पतंग डिज़ाइन करी थी काफ़ी बड़ी। आपने अपनी पतंगबाजी अमेरिका तक ही सीमित रखी है या उसे आगे भी बढ़ाने की कोशिश की है कहीं?
पतंग जब अमेरिका में कोई भी बात होती है तो सारी दुनिया में खुद ब खुद चली जाती है और ज़रा टाइम इसमें लगता है थोड़ा सा। पतंगबाजी अमेरिका में शबाब पे मेरे ख्याल में 70s में थी, उसके बाद यूरोप में मिड 70s में काफ़ी उसका ज़ोर है, और अब जो है इस वक्त पतंगों का रिवाइवल हो रहा है। पुरानी पतंगों को नई बॉडी दी जा रही है और उसमें नई रूह डाली जा रही है। आप मास्टर काइट मैन हैं और कई चैंपियनशिप जीत चुके हैं, तो ये चैंपियनशिप किस तरह की होती है, कैसे इसमें हार जीत का फैसला कैसे होता है? हम लोग ज़्यादा चैम्पियनशिप में हर तरह के, हर कंट्री के एक एक पतंग उड़ाने वाले हैं। जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ हिंदुस्तानी पतंग की है, पेच उड़ाने की, जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया था, वहाँ पे गया था मैं। इसी तरह से हर मुल्क का अलग अलग कुछ ना कुछ तरीका होता है। कुछ डिज़ाइन किए हैं, कुछ बेसिक फ्रेमिंग की हैं, कुछ पेंटिंग्स की हैं। जापान में एक आदमी पतंग एक पूरी ज़िंदगी में अपनी लगा के पतंग बनाता है, हैंड पेंट करके सिल्क पे। एक पतंग है वहाँ जो 405 साल से उड़ाई जा रही है, हर साल निकालते हैं इसको म्यूज़ियम में। सो हर मुल्क की अपनी अपनी पतंग की स्पेशलिटी है, उसके एक्सपर्ट अलग अलग हैं, लेकिन किसी ने भी उसको इंटरनेशनल लेवल पे चैम्पियनशिप नहीं जीती हैं। जो कि मैंने सब तरह की पतंगें उड़ा के 60-70 किस्म के अलग अलग पतंगों पे मैंने एक्सपर्टीज़ दी हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया है डिफरेंट डायरेक्शन से, एंड उसकी वजह से मुझे टाइटल लेना है। नहीं तो ये चैंपियनशिप में कैसे हार जीत का फैसला कैसे होता है? हम लोग हर साल करीब साल में 3 या 4 काइट फेस्टिवल होते हैं, उसमें सब लोग पतंग उड़ाने आते हैं। उसमें 7 या 8 कैटेगरीज होती हैं, जैसे लार्जेस्ट काइट की या स्मॉलेस्ट काइट की। वहाँ पे बहुत बड़ा शौक़ है कि कितनी दूर पतंग उड़ाई जा सकती है, और आखिरी बार मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 80,000 फुट पतंग उड़ाई थी, जो कि करीब 7-8 घंटे में उतारी गई। उसके अलावा वहाँ पे जो है मैंने जैसे बताया था स्टंट काइट है, उसमें चैम्पियनशिप होती है कि आप अपनी स्किल बताइए पतंग उड़ाने में कितनी है आपकी, और काइट फाइटिंग चैम्पियनशिप होती है, और मुख्तलिफ डिज़ाइन पे और ख़ूबसूरती पे पतंगें बनाई जाती हैं। दिनेश जी, आपसे अगर गुस्ताखी माफ़ करें तो एक बात मैं पूछूं, आप पतंगबाजी की कलाकारी में इतना आगे नाम कमा चुके हैं अमेरिका में, लेकिन अपने देश के लिए आपने पतंगबाजी के क्षेत्र में ऐसा कुछ बहुत ख़ास आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, तो क्या नाराज़गी है आपको अपने वतन से? सही माने मुझसे पूछें कि मैं अमेरिका में सिर्फ हिंदुस्तानी पतंग को प्रमोट करने के लिए हूँ, और यहाँ पे पतंग को मैं बहुत ज़रूर लाना चाहता हूँ। कुछ पतंग की तो कीमत की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है इसकी, लेकिन कोई ऐसा इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया। लेकिन अब भी जो है आज भी सारी हिंदुस्तान की पतंगें सारी दुनिया में जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, और चरखी और डोर काफ़ी यहाँ से जाती है तादाद में। और मैं बहुत जल्दी ही यहाँ पे एक पतंग की कम से कम अगर दुकान नहीं तो एग्जीबिशन या म्यूज़ियम में लेवल पे बुलाऊँगा। दिनेश जी, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती थी कि कदम ज़मीन पर और दिलो दिमाग और पतंग के साथ ऊपर आसमान में रहते हुए कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप न धरती पर न आसमान पर? मेरे कहने का मतलब ये कि आपको कितना संतोष मिला है अपने इस शौक़ से या इस पेशे से? मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी टेलीविज़न और मैगज़ीन में सवाल पूछा जाता है, और उसका सबसे सादा ज़ुबान में मैं बता सकता हूँ कि इसमें वही होता है जो मोहब्बत करने में होता है। जब आप मोहब्बत करते हैं तो उसका कोई जज्बा या कोई इसकी डेफिनेशन नहीं होती। तो पतंग उड़ाने में मुझे भी वही खूबसूरती नज़र आती है, वो बात नज़र आती है, वो मेरे दिल को लगती है, जो मैंने आज से 30-35 साल पहले सबसे पहले एक्सपीरियंस करी थी। और दुनिया में मेरे ख्याल में इससे अच्छे और एग्जाम्पल कोई दी नहीं जा सकती कि पतंग जो है, पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाने का शौक़, क्योंकि पतंग और पतंग उड़ाने वाले का जो रिश्ता है वो बिल्कुल 2 दिलों की मोहब्बत का रिश्ता है, जिसमें वो तीसरे आदमी को जाके नहीं बता सकते कि मुझसे क्या होता है जब मैं पतंग उड़ाता हूँ। आपने बहुत शायराना अंदाज में इस बात का जवाब दिया, और आपको शेर व शायरी का भी शौक़ है जी। और क्या शौक़ है आपको पतंगबाजी के अलावा? ज़्यादातर वहाँ पे टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन मैं साल में 9 महीने 1-1.5 लाख मील जाता हूँ पतंग उड़ाने, लोगों को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बच्चों को बनाने के लिए। अब भी मुझे हिंदुस्तानी खाना और गाना और हिंदुस्तानी कपड़ों का शौक़ है। मुझे वहाँ पे कोई चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें हैं बहुत सारी वहाँ पे, लेकिन इन चीज़ों को मैं यहाँ पे जब रहता तो काफ़ी अंग्रेज़ किस्म का तबीयत का आदमी था, लेकिन वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि कपड़ों से और चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब आपकी ज़ुबान खुलती है तो आपको पता चलता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करते हैं।
और पतंगों को मैंने मीडिया बनाया है हिंदुस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मेरे पास 30-30 40-40 से लोग सिर्फ ही देखने आते हैं कि मैं पतंग से क्या कर सकता हूँ। पतंगें तो हमेशा से हर मुल्क में पतंग उड़ती है, लेकिन उस पतंग को प्रेजेंट करना, उस पतंग को किसी फिलासफी या किसी कल्चरल बेस पे लेके दिखाना बहुत मुश्किल हुआ। तो इस क्षेत्र में अब आगे आप और क्या करना चाहते हैं? पतंग काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे। पिछले साल हम लोगों ने 80 लाख कदम पतंगें बेची हैं वहाँ पे। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है पतंगों की, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है पिछले 2-3 सालों से। मैं चाहता था कि उसको बड़े पैमाने पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डिज़ाइनर्स काइट और या लिमिटेड एडिशन काइट बनाई जाए जो कि म्यूज़ियम क्वालिटी की हों। दिनेश जी, हमें इंतज़ार रहेगा आपके पतंगों के एग्जीबिशन का अपने मुल्क में। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही एग्जीबिशन करेंगे और जहाँ तक हो सके अपने देश के लोगों को, पतंगबाजी तो करते हैं यहाँ सभी, लेकिन जो एक ख़ास तरह की पतंगें होती हैं जो आसमान में देखने को मिलती हैं, तो हम बहुत दिली ख्वाहिश है हमारी कि आप कुछ वहाँ की भी पतंगें, जिस तरह की पतंगें वहाँ उड़ाते हैं, कुछ यहाँ भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन दें। और आपने पतंगों के बारे में हमें जितनी बातें बताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।